Hi, good evening, everyone. We'll continue with our session on 3D geometry. इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें बची थी तो उनको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? और फिर हम आगे चलते हैं। तो इसमें बच्चों लास्ट टाइम पे एक जो 9th पॉइंट आपका जो बच गया था, एक वो देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। P1 P2 कोई दो प्लेन से है ना। तो बेसिकली सिचुएशन क्या है कि आपके पास एक प्लेन तो इस तरह से है एंड देयर इज अनदर प्लेन, लेट्स से ऑफ दिस टाइप। तो ये प्लेन है P1, ये प्लेन है P2, and this is the line of intersection of the two planes P1 and P2. Now any plane which is passing through this particular line, ये जो orange line से कोई भी plane जो pass होगा, suppose हम एक plane बना लेते हैं इस तरह का, something like this. Let's say this is the plane P3. So P3 is a plane which is passing through the line of intersection of P1 and P2. कभी भी अगर इस तरह की situation create होती है, तो in that case you can take the equation of the plane P3 P1 plus lambda P2। ठीक है, आप P3 प्लेन की इक्वेशन ये एज्यूम कर सकते हो एंड देन ट्राई टू फाइंड लैम्डा यूजिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। So the question is that there is a plane x minus y minus z equal to 4 is rotated through 90 degrees about its line of intersection with the plane x plus y plus 2z equal to 4। तो एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। दिस इज द प्लेन P1। P1 मतलब हम इस प्लेन को P1 बोल रहे हैं। इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्रीज। तो ना कुछ इस तरह से कर दिया इसको, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज हो गया। एंड नाउ दिस इज द प्लेन P2। नहीं P2 नहीं, ये चलो एक बार दोबारा से बना देता हूँ मैं फिगर। तो दिस इज अ प्लेन P1 जो यहाँ पे हमने दिखा रखा है। देयर इज अनदर प्लेन P2 समथिंग लाइक दिस। P2 ये वाला प्लेन है। ठीक, नाउ दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो P1 प्लेन है, वी रोटेट दिस प्लेन P1 अबाउट दिस लाइन थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब कि ये जो प्लेन है आफ्टर रोटेशन maybe it comes to this position something like this। ये आपका नया प्लेन की पोजीशन हो गई P3। कौन सा प्लेन है P3? ये P1 प्लेन को आपने 90 डिग्री से रोटेट करा है। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। सो द प्लेन P1 इज रोटेटेड अबाउट दिस ऑरेंज लाइन बाय 90 डिग्रीज। सो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द न्यू पोजीशन। ठीक है, सो नाउ वी कैन अज्यूम that let the new equation of the plane after rotation P1 plus lambda P2 equal to 0, that is x minus y minus z
-4 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा प्लेन्स की इक्वेशन है वो P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0 फॉर्म में होनी चाहिए, प्लस लैम्डा टाइम्स P2। ठीक है, तो ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x इंटू 1 प्लस लैम्डा equal to 0, and the direction ratios of the plane become, the direction ratios of the normal vector of the plane become 1 plus lambda, lambda minus 1, 2 lambda minus 1। ठीक है, and this particular plane is perpendicular to P1। आपको given है ना कि it is rotated about 90 degrees, तो इसका मतलब ये जो plane है this is perpendicular to P1। so the direction ratios of the normal vector of P1 are 1 minus 1 minus 1। these two planes are perpendicular, given है ये आपको कि आपने P1 प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट करा था। सो देयरफॉर 1 into 1 plus lambda minus this must be 0, which gives you lambda plus 1 minus lambda plus 1 minus 2 lambda plus 1 is 0, gives you lambda equal to 3 by 2। now just plug in this value in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं इस जगह पे, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x into 5 by 2। which is the answer। ये सिचुएशन बच्चों आपको बहुत बार क्वेश्चन से मिल जाती है कि इसमें कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेते हैं। अच्छा 2 से करेंगे तो ये इसको बच्चों हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ये जो सिचुएशन होती है, जब भी आपको ये सिचुएशन दिखे कि देयर इज अ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, ऑलवेज अज्यूम द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, है ना। ये सबसे काम आने वाला फॉर्म है, पर्टिकुलरली जेई एडवांस में तो बहुत यूज होता है ये। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और हैं जो ठीक है देख लो एक बार। लेट्स कॉल दिस 10th पॉइंट, कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई ऑन अ प्लेन। ठीक है, तो सपोज देयर इज अ प्लेन whose equation is r dot n is equal to d, and suppose there is a line L and this line lies completely on this plane। तो और इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है r is equal to a plus lambda b। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब क्या सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी कि ए बी और एन में क्या कनेक्शन हो कि ये लाइन पूरी पूरी इस प्लेन के ऊपर आ जाए। दिस लाइन शुड लाई कंप्लीटली ऑन दिस प्लेन। तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच हैव टू बी अंडरस्टूड। द फर्स्ट पॉइंट इज कि if this line is passing through the point A, then A must lie on the plane। A पॉइंट तो कम से कम प्लेन पे होना चाहिए। यदि ये लाइन पूरी प्लेन के ऊपर है तो लॉजिकल बात है कि दिस पॉइंट A शुड आल्सो लाई ऑन द प्लेन। लेकिन यदि ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो इससे ये गारंटी नहीं मिलती कि लाइन भी प्लेन के ऊपर है। हो सकता है लाइन और प्लेन पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करते हो। there might be a possibility that the line and plane are intersecting at the point A। so this is a necessary condition, not a sufficient condition। लेकिन ये होना जरूरी है, अगर लाइन पूरी प्लेन के ऊपर है तो कम से कम पॉइंट ए शुड लाई ऑन द प्लेन। सेकेंड कंडीशन इज
the line L must be perpendicular to the normal vector of the plane. हालांकि वापस से ध्यान रखिएगा कि सेकंड पॉइंट अगर ट्रू होता है, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है. पैरेलल होगी तो भी ये कंडीशन ट्रू हो सकती है. So this can be true even in case of parallel lines. Or this first condition can be true if the line and plane intersect if the line and plane intersect at A. तो अकेले अकेले दोनों कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, लेकिन टुगेदर दे आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट. दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो सोच के देखिए कि लाइन और प्लेन में एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो है ही, और दोनों पैरेलल भी हैं. देयर इज एटलीस्ट वन इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, एंड आल्सो द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन. तो ये दोनों कंडीशन हो गई तो फिर ये पॉइंट प्लेन पे आ जाएगा. और इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? ए मस्ट लाई ऑन द प्लेन. तो पॉइंट ए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ए डॉट एन शुड बी इक्वल टू डी, एंड L must be perpendicular to the line to the normal vector of the plane. Line L का जो वेक्टर होगा पैरेलल वेक्टर B, it is perpendicular to vector N. This should be 0. So this is the these together, these two are necessary and sufficient conditions. ठीक है. हालांकि ये उतना मतलब बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन पता हो तो अच्छा है. 11th is condition for two lines to be coplanar. ठीक. तो दो लाइंस यदि एक प्लेन में आ जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? तो सपोज दिस इज अ प्लेन and there are two lines L1 and let's say L2, और ये दोनों लाइंस इस प्लेन के ऊपर आनी चाहिए. सपोज द इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 is R is equal to A1 plus lambda B1, and equation of L1 is suppose R is equal to A2 plus mu B2. तो अब बच्चों क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों लाइंस इस प्लेन पर आ जाएं? तो बहुत लॉजिकल बात है कि यदि L1 लाइन पॉइंट ए से पास हो रही है और L2 लाइन पॉइंट बी से पास होती है, if L1 is passing through the point A, L2 is passing through the point B, then the vectors AB, B1 and B2 must be coplanar. Think about this carefully. दोनों लाइंस प्लेन पर हैं तो वेक्टर ए भी प्लेन के ऊपर ही होगा. लाइन L1 is parallel to the vector B2, so B2 is parallel to the plane. और B2 फ्री वेक्टर है तो प्लेन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. अगेन B1 is parallel to the plane, इसको भी आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो. तो ये तीन कंडीशंस हो गए, एंड देयरफॉर that simply means box of A2 minus A1, B1 B2 must be 0. ठीक है. वेक्टर ए भी मतलब हो गया A2 minus A1, तो ये बॉक्स 0 होना चाहिए. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दैट मींस द टू लाइंस आर कोप्लेनर. तो ठीक है, एक ही प्लेन के ऊपर आ जाएंगी फिर दोनों लाइंस. तो सब बच्चों अभी इतना ही है, मतलब मेंस में तो ज्यादा पूछते नहीं. अगर एक बार आप लोगों को फिर भी एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने करी होगी तो होपफुली क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. ठीक है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चंस नहीं है. तो एक बार देख लो यहाँ तक, अगर सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस, सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट एरिया. और ये जो नए बच्चे हैं, आप लोगों ने वेक्टर्स और इसका काम कर लिया, होमवर्क करा शीट से? रिप्लाई करके बताओ चैट बॉक्स में. हैव यू अटेम्प्टेड द और completed this assignments on vectors in 3D?
तो चलो बच्चों फिर इसको चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप बस प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेंस का एग्जाम तो अभी और लेट होगा, तो विल गेट लॉट्स ऑफ टाइम फॉर, मतलब इस चैप्टर को और डिटेल में उठाने के लिए और टफ क्वेश्चंस करने के लिए तो बहुत टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी आप निपटा लीजिए, तो जिससे कि, क्योंकि अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है कॉम्बिनेटोरिक्स। अच्छा, कॉम्बिनेटोरिक्स में जो सबसे पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए वो है एनसीआर। ठीक है, इसको हम जनरली ऐसा भी लिखते हैं एनसीआर, और इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनसीआर। आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट, कि एन सी आर इज सेम एज एन सी एन माइनस आर, इनकी वैल्यूज बराबर होती है। और क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आर को एन माइनस आर से रिप्लेस करेंगे, इफ यू रिप्लेस आर विद एन माइनस आर इन दिस फॉर्मूला, तो विल गेट द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एन सी टू is n minus 1 by 2. Now this is generally a calculation hack, जिससे कि आप स्पीड तेज रख सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 7c2 चाहिए, so that will be straight away 7 into 6 upon 2 which is 21. Normally हमको orally करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 13c2, think about this orally, what should be the value? There should be 78. तो ये तीन चीजें तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एनसीआर का मतलब तो पता ही है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज of selecting R objects from n distinct objects for a fixed या specific purpose. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनसीआर। तो जब भी आपको n में से r चीजें सिलेक्ट करनी हो, तो विल डिनोटेड बाय एनसीआर एंड इट्स वैल्यूज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये ऑलरेडी हमको पता होगा, मतलब आई अज्यूम कि इतना सब तो आप जानते हैं ऑलरेडी। फोर्थ, जब आप इन मतलब आफ्टर सिलेक्टिंग R objects, now these R objects are selected from n distinct objects. So after selecting R objects from n distinct objects, if we shuffle these objects, shuffle मतलब है अरेंज कर दिया, या मतलब है ना, जैसे कार्ड शफल करते हैं ऐसे वी अरेंज दीज ऑब्जेक्ट्स, शफल और अरेंज। These are objects in a row, then this combined process of selection, जो हमने करा था पहले n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, एंड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब शफलिंग, is called permutation. तो परम्यूटेशन इज एक्चुअली अ टू स्टेप प्रोसेस, जहां पे पहले आप n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट चूज करते हैं और फिर उनको एक रो में शफल करते हैं। तो मैथमेटिकली npr इज ncr, पहले सिलेक्शन करा और फिर इन r ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पे शफल करा, विच कैन बी डन इन r फैक्टोरियल वेज। इन अ रो। ठीक है,
So therefore the value of NPR becomes n factorial upon n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये आर फैक्टोरियल वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यू लेफ्ट विद एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मूलाज आपके पास आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको एक बार लेट्स कवर दीज फॉर्मूलाज। एक आपका ये फॉर्मूला है पहला, ठीक है, देन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कई बार क्वेश्चंस एनपीआर के टर्म्स में ही आ जाते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूलाज भी याद होने जरूरी है। एंड देन द फिफ्थ पॉइंट इज, मतलब वैसे तो नॉर्मली फिफ्थ पॉइंट सबसे पहले आता है, लेकिन चलो, दिस कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसा आप सब जानते हैं, द पर्पस ऑफ द चैप्टर इज रिलेटेड टू द काउंटिंग टेक्निक्स, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नाउ व्हाट दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल सेज इन सिंपल लैंग्वेज, ये एक्चुअली आपको पूरा खेल दिमाग से चलाना है ना। जब हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे while solving any problem, आपका जो ब्रेन होगा that will be thinking about some mathematical quantities in terms of and या फिर और, मतलब इसका मतलब होता है या तो, मतलब ऐसा दिमाग ऐसा सोचता है कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर ये हो जाए। तो अंग्रेजी में उसका मतलब हुआ कि आइदर दिस हैपेंस और दिस हैपेंस और दिस हैपेंस। तो अगर आपका दिमाग कुछ क्वांटिटीज में ये कनेक्शन लेके आ रहा है कि या तो ये हो जाए या फिर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, तो दैट मीन्स आप और के बारे में सोच रहे हैं, उन क्वांटिटीज के बीच में आप और से कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर एंड आता है, एंड मतलब होता है ये भी होना चाहिए, फिर ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो दैट मीन्स वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एंड। एंड जनरली डिनोट स्टेजेस एंड दिस डिनोट्स केसेस। ठीक है, नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिंपली सेज कि यदि कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज एंड से कनेक्ट हो रही हैं, एंड से कनेक्ट हो रही हैं, तो एंड मतलब होता है आप उन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे। और यदि केसेस से हो रही हैं, और से हो रही हैं, या आ रहा है बीच में, तो फिर आप उनको एड्स करोगे। So this is the basic philosophy of the fundamental principle of counting. If certain quantities are connected by and, then you have to multiply those quantities. And if the certain quantities are connected by or, you have to add the quantities. And generally what happens is कि जब हम cases बनाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय पे, तो जब आप केसेस बनाते हैं, केस वन, फिर केस टू, फिर सपोज केस थ्री, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन सब में एडिशन होगा। अब जब हम केस वन बनाते हैं, तो केस वन में कोई क्वांटिटी आएगी, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, ये केस के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। जनरली दिस इज द स्ट्रेटेजी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, मतलब हमेशा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट विल हैपन। तो आपको क्या करना है कि, और क्वेश्चन में एंड और बच्चों नहीं देखना है, यू हैव टू थिंक लॉजिकली अबाउट अ सिचुएशन, और दिमाग आपका एंड और बताएगा। ठीक है, आपका जो दिमाग है वो आपको एंड और के बारे में बताएगा। क्वेश्चन में एंड और नहीं पढ़ना, यू डू नॉट हैव टू लुक फॉर एंड और इन द प्रॉब्लम, इट हैज टू बी डन मेंटली। दिमाग, आप क्वेश्चन को समझिए, अपने आप आपको समझ में आएगा चीजें कैसे कनेक्ट हो रही हैं एंड और से। ठीक है, तो चलो अभी तक जो सीखा है इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिखें क्योंकि इसमें लिखने में बहुत टाइम खराब होता है। तो देर आर 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, तो है ना 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके टोटल 10 क्वेश्चन है, एंड एवरी क्वेश्चन हैज द आंसर इज ट्रू और फॉल्स। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। ठीक है, अच्छा वैसे इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, हो सकता है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तब आंसर अलग हो जाएगा। अगर सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कि आपको सब में ट्रू या फॉल्स कुछ तो लगाना ही है, तो आंसर विल बी डिफरेंट। एंड इफ
नो क्वेश्चन इज कंपल्सरी, तो आंसर अलग हो जाएगा। आप छोड़ भी सकते हैं, नो क्वेश्चन इज कंपल्सरी मतलब यू कैन लीव स्किप अ क्वेश्चन, एंड फर्स्ट पार्ट मींस यू कैन नॉट स्किप अ क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो हम दोनों पार्ट्स को देख लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं फिर सेकंड पार्ट को देखते हैं। यदि बच्चों फर्स्ट पार्ट पे हम चलें, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, तो लेट्स लुक अबाउट द सिचुएशन। क्वेश्चन वन को देखते हैं। क्वेश्चन वन को आंसर करने के देर आर टू वेज। क्वेश्चन टू को आंसर करने के भी दो तरीके हैं, ट्रू या फॉल्स। थ्री के लिए भी दो तरीके हैं, 10 के लिए भी दो तरीके हैं। नाउ सिंस ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यू हैव टू अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। तो एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो यू गेट 2 टू द पावर 10। अब देखते हैं कि यदि हम सेकंड पार्ट पे जाएं तो क्या आंसर होगा। नाउ इन द सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ना, सेकंड पार्ट यहां पर है। सेकंड पार्ट में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यू हैव थ्री चॉइसेस। यू कैन मार्क द आंसर इज ट्रू और फॉल्स, और यू कैन स्किप द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी तीन चॉइसेस हैं, थर्ड के लिए भी तीन है, एंड सो टोटल चॉइसेस इन दिस केस आर 3 टू द पावर 10। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा एग्जामिनर कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, या फिर आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, तो दैट विल बी स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। मैंने जानबूझ के नहीं लिया बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस बोथ द केसेस। ठीक है, आप इस चीज पे ध्यान रखो कि पहले जो स्ट्रैटेजी होगी क्वेश्चन में वो क्या होती है। नॉर्मली द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलो इज थिंक अबाउट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, थिंक अबाउट इंडिविजुअल चॉइसेस, है ना। इंडिविजुअल चॉइसेस मतलब जैसे क्वेश्चन वन के लिए कितनी चॉइस है, क्वेश्चन टू के लिए कितनी चॉइस है। अभी मैं 10 क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, मैं एक एक चॉइस की बात कर रहा हूँ अलग अलग। एंड देन स्टेप टू, connect these choices logically using and या और। तो हमने पहले देखा कि इंडिविजुअल चॉइसेस वर टू 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 टू, एंड देन वी थॉट कि अब ये लैंग्वेज क्या बनेगी। लैंग्वेज है कि यू शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर अप टू 10, यू टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो आंसर विल बी मल्टीप्लिकेशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। एक और देखते हैं, 7 flags of different colors। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग टू फ्लैग्स वन अबव द अदर। तो बच्चों सिचुएशन यही कि आपके पास 10 तरह के फ्लैग्स हैं, और आपको जो सिग्नल बनाना है दैट इज ऑफ दिस शेप। ऊपर एक फ्लैग है, नीचे एक फ्लैग है। तो वो पूछ रहे हैं कितने तरह के आप सिग्नल्स बना सकते हैं इन फ्लैग से। ठीक है, तो अगेन द फर्स्ट फ्लैग, ये जो बॉटम में फ्लैग है, दिस इज 7 चॉइसेस, एंड जो ऊपर वाला फ्लैग है उसके पास 6 चॉइसेस है। भाई आपके पास टोटल 6 फ्लैग्स है ना, 7 फ्लैग्स है। जैसे मान लेते हैं एक फ्लैग है रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। ठीक है, सपोज ये 7 फ्लैग्स थे। तो अब आप नीचे जो फ्लैग लगाएंगे, यहाँ पे जो फ्लैग लगाओगे, वो इन 7, यू हैव 7 चॉइसेस। सपोज मैंने यहाँ पे रेड चूज कर लिया। अब जो ऊपर फ्लैग लगेगा, रेड तो ऑलरेडी यूज हो गया, नाउ यू आर लेफ्ट ओनली विद 6 फ्लैग्स। तो देयर आर 6 चॉइसेस। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सिग्नल, ये तो हमने इंडिविजुअल सोचा। Now to obtain the signal you have to fill the first position and the second position। ये भी fill करना है, ये भी करना है। तो total number of ways है 7 into 6, 42। ठीक, एक और देखते हैं। हाँ, उसको आप कॉम्बिनेटोरिक से भी कर सकते हैं कि आप 7 में से कोई 2 फ्लैग्स उठा लीजिए, 7C2। आउट ऑफ these 7 flags choose any 2 flags। जो आप यहाँ डिजाइन में यूज करेंगे, एंड दोस 2 फ्लैग्स कैन बी शफर्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। नीचे वाली प्लेस और ऊपर वाली प्लेस, तो इनको फ्लैग्स को दो प्लेसेस पे शफल करने के 2 फैक्टोरियल वेज होते हैं। ठीक है, द आइडिया इज नंबर ऑफ वेज ऑफ शफलिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
in n places is n factorial. ठीक है, तो हमने पहले 7 में से 2 फ्लैग चूज करे और फिर उनको 2 फैक्टोरियल तरह से शफल कर दिया 2 प्लेसेस पे, ऊपर कौन सा लगेगा नीचे कौन सा लगेगा, क्योंकि अगर आपने सिग्नल ऐसा बनाया कि ऊपर रेड नीचे ब्लू, तो दिस फ्लैग इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लू एंड रेड, ये वाला सिग्नल अलग है, ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसमें एक पार्ट सॉल्व करूंगा, देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन, तो आई विल सॉल्व दिस मशीन पार्ट, दूसरे वाला अपने आप कर लेना आप, ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है। You have to find the number of words which can be formed using the letters of the word machine if vowels occupy first part is even odd position, second part is even positions। ठीक है बच्चों, तो अब पहले मशीन के लेटर्स लिख लेते हैं, MACHI। मैं वॉवल्स एक साथ लिख रहा हूँ, कॉन्सोनेंट्स एक साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, सो लेट्स राइट द कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स सेपरेटली। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन है, दीज आर द 7 लेटर्स। नाउ द क्वेश्चन इज you have to count the number of words in which vowels occupy odd positions। अच्छा, टोटल बच्चों 7 लेटर्स है, इनको 7 प्लेसेस पे शफल करना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नाउ अगेन रिमेंबर अ बेसिक रूल, if there is a condition on a particular position, then that position must be filled first। वैसे नॉर्मली तो हम लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी है तो पहले उस पोजीशन को भरेंगे। जैसे यहाँ पे इसने फर्स्ट वर्ड में बोला ऑड पोजीशन पे वॉवल्स होने चाहिए, तो ऑड पोजीशन मतलब हुआ आपके पास ये जो पोजीशन है यहाँ पे वॉवल्स होने चाहिए। वॉवल्स तो 3 है, पोजीशन है 4, तो आप कैसे करोगे इसको, आप 4 में से कोई 3 पोजीशन चूज कर लीजिए जहां वॉवल्स रखेंगे। आउट ऑफ दिस 4 पोजीशन चूज 3 पोजीशंस, 4C3। सपोज हमने चूज करा कि भाई हम यहाँ पे वॉवल रखते हैं, यहाँ पे वॉवल रखते हैं और एक यहाँ पे वॉवल रखते हैं। इन 3 पोजीशंस पे 3 वॉवल्स को शफल करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू, अब आपके पास क्या क्या बच गया, आपके पास बच गए ये वाले 4 लेटर्स। इन 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस बची, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन 4 प्लेसेस पे इन 4 लेटर्स को भरना है। कितने तरह से भर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अभी लिखवाया था आपको, n प्लेसेस n ऑब्जेक्ट्स कैन बी शफल्ड इन n फैक्टोरियल वेज। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो भी इसकी वैल्यू आ जाए। अब बी पार्ट पे चलो। अगेन इन जगह पे आपको वॉवल शुड ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो 1 2 3, यहाँ वॉवल्स हैं, जहां पोजीशन पे कंडीशन है उस पोजीशन को पहले भरेंगे। तो वॉवल्स को बच्चों रखने के कितने तरीके हो गए, यहाँ पे देर आर 3 प्लेसेस एंड देर आर 3 वॉवल्स, तो वॉवल्स रखने के तरीके हो गए 3 फैक्टोरियल इनटू, now there are 4 remaining places and there are 4 letters, so this can be done in 4 factorial ways। so this is the answer for the second part, है ना। बची हुई 4 प्लेसेस पे आपके पास 4 कॉन्सोनेंट्स आएंगे, यहाँ कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। there are 4 consonants, so they can be arranged in 4 factorial ways। मैं कलर्स अलग यूज कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाएगी, कॉन्सोनेंट्स ग्रीन वाले हैं, वॉवल्स ऑरेंज वाले हैं। एक और देखिए, द क्वेश्चन इज कि आपको एक वर्ड दिया है डॉटर, तो पहले इसके लेटर्स लिख लेते हैं, DAUGHTER। ठीक है, डॉटर। आपको इससे 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं।
एंड द वर्ड शुड कंटेन द लेटर जी, उसमें जी होना जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पे जो आप लेटर्स रखेंगे पहले उनको चूज कर लीजिए। तो चूज तो ये तो करना ही करना है आपको। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 7 लेटर्स, choose 3 letters. Now this can be done in 7C3 ways. आप 7C3 से 3 लेटर चूज कर लेते हैं। सपोज हमने चूज करा फॉर एग्जाम्पल डी, यू, जी तो करना ही था, ई। हमने ये 4 लेटर्स यूज कर लिए। अब इन 4 लेटर्स आपके पास जो आ गए हैं, डी, यू, जी, ई, सपोज ये जो 4 लेटर्स आपके पास आ गए, इन 4 लेटर्स को इन 4 प्लेसेस पे शफल करना है। दिस कैन बी डन इन 4 factorial ways. And now you have to connect these two quantities using and or. And आएगा या और आएगा। तो in the first stage you have to select the letters. पहले आपको 4 letters choose करने पड़ेंगे और फिर उनको shuffle भी करना है। तो आंसर will be 7C3 into 4 factorial। ठीक है, अगला देखते हैं। In a birthday party there are 101 people. How many handshakes will happen? ठीक है, कितने handshakes होते हैं टोटल? तो फिर से दिस इज जनरली कॉल्ड इनडायरेक्ट काउंटिंग, इनडायरेक्ट सिलेक्शंस। इनडायरेक्ट सिलेक्शंस का फंडा होता है कि यहाँ पे एग्जामिनर आपको ये नहीं बताता कि कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, आपको लॉजिकली सोचना होता है दैट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड। मतलब यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी शुड बी सिलेक्टेड टू कंप्लीट द टास्क वंस। कितने कम से कम लोग सिलेक्ट करे जाएं कि टास्क एक बार तो हो जाए। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, वंस यू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मुझे बच्चों पूछा है नंबर ऑफ हैंडशेक्स। एक हैंडशेक के लिए कितने लोग चाहिए होंगे आपको? 2 लोग। दैट मीन्स वेन एवर आई सिलेक्ट 2 persons आई गेट 1 हैंडशेक। हाउ मेनी शुड बी सिलेक्टेड टू कंप्लीट द टास्क वंस? आई शुड सिलेक्ट 2 persons टू कंप्लीट 1 हैंडशेक। अब देर आर 101 persons, तो 101 persons में से जब भी आप 2 persons चूज करेंगे, एवरी सिलेक्शन विल गिव यू 1 हैंडशेक एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज। तो ये इनडायरेक्ट सिलेक्शन है। यहाँ पे आपको बताया नहीं कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, आपको सोचना है कितने सिलेक्ट करने चाहिए। और ये कैसे सोचेंगे कि 101C2 क्यों आया? ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि हाउ मेनी पर्सन शुड बी सिलेक्टेड टू कंप्लीट दिस टास्क ऑफ हैंडशेक्स वंस। एक बार करने के लिए कितने लोग चाहिए? नेक्स्ट देखो, देर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 of which are collinear. Find, now the first part is you to count the number of straight lines by joining these n points on a circle. तो बच्चों सिचुएशन क्या है कि एक सर्कल बना लेते हैं कैसे ही, और उस सर्कल पे कुछ पॉइंट्स हैं इस तरह से, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स बोल दिया उसने। तो लेट्स से दिस इज a1, a2, a3, an, इस तरह से पॉइंट्स दिए हुए आपको। क्वेश्चन है हाउ, फर्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके कितनी लाइंस बना सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन हम ऐसे बना सकते हैं, हम एक लाइन ये बना सकते हैं, हम चाहे तो एक लाइन ऐसी भी बना सकते हैं कि इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो these are all different lines which can be obtained by joining these points in pairs. तो क्वेश्चन है कितनी लाइंस बन सकती हैं, और कितनी लाइंस बन सकती हैं इसका जवाब कैसे मिलेगा? आप ये सोचिए कि एक लाइन बनाने के लिए टू कंप्लीट द टास्क वंस हाउ मेनी ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, हाउ मेनी पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड टू गेट वन स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए तो 2 ही पॉइंट चाहिए, है ना? वी रिक्वायर ओनली 2 पॉइंट्स। तो इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज 2 points from these n points? The answer is nc2, and every selection of 2 points will give you one straight line.
सेकेंड पार्ट पे चलो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? नाउ अगेन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टू फॉर्म वन ट्राइंगल यू रिक्वायर 3 पॉइंट्स। जब भी हम 3 पॉइंट्स चूज करेंगे हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा, तो आंसर विल बी NC3 एंड एवरी सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स विल गिव यू वन ट्राइंगल। थर्ड इज हाउ मेनी डायगनल्स आर देयर इन दिस पॉलीगन? तो बच्चों इस पॉलीगन में कितने डायगनल्स होंगे? ठीक है, नाउ अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायगोनल्स के समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने ऑरेंज से ज्वाइन करा हुआ है, जो ऑरेंज लाइंस हैं, दीज आर नॉट डायगोनल्स, दीज आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ द पॉलीगन। जबकि ये जो ब्लू लाइंस हैं, दीज आर डायगोनल्स, ब्लू लाइंस आर डायगोनल्स, ऑरेंज लाइंस आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। क्वेश्चन इज आपको नंबर ऑफ ब्लू लाइंस काउंट करनी है। तो मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस total number of lines minus number of sides. Orange lines तो sides ही तो हैं ये, these are sides of the polygon, so that will be total number of lines are NC2 minus n, which is same as n into n minus 3/2। जैसे कभी किसी समय पे क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि एक पॉलीगन में देर आर 88 डायगोनल्स, है ना, a polygon has 88 diagonals, तो find the number of sides of the polygon। तो you can apply this formula directly कि n into n minus 3/2 must be equal to 88। इससे चेक कर लेना जो भी वैल्यू आती है, मुझे पता नहीं डेटा ठीक है नहीं है, कुछ और हो सकता है ना, लेकिन इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट NC2, इट इज NC2 minus n। अगला देखते हैं। Now this time there are 10 points in a plane, no 3 being collinear except 4 points which are in the same line। तो बच्चों 10 पॉइंट्स अब की बार, लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स तो ये हैं, इनके अलावा देर आर 4 मोर पॉइंट्स, 1 2 3 4। नाउ दीज 4 पॉइंट्स जो अलग से आपको दिए हैं, ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं, दीज 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, जबकि बचे हुए जो 6 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इन पेयर्स? इनमें से आप दो दो पॉइंट को ज्वाइन करके कितनी स्ट्रेट लाइंस निकाल सकते हैं? ठीक है, there are two ways of solving this question। Method 1, I am solving the first part, number of lines। ठीक है, तो suppose these points are A1 A2 A3 A4 A5 A6। मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं है। एंड सपोज these points are B1 B2 B3 B4। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये 6 पॉइंट्स अलग है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपको बतानी है। जनरल सिचुएशन में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग NC2। कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लीजिए, एक लाइन मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा लाइन मतलब होता है इनफाइनाइट लेंथ, इट इज नॉट लाइन सेगमेंट, इट इज द नंबर ऑफ लाइंस। तो नाउ थिंक अबाउट दिस केयरफुली कि यदि हम B1 B2 को ज्वाइन करें, फिर हम B1 B3 को ज्वाइन करें, फिर हम B1 B4 को ज्वाइन करें, तो इनको आपस में ज्वाइन करने पे आपको वैसे तो 4C2 लाइंस मिलती, लेकिन अब कितनी मिलेंगी? बिकॉज दीज 4 आर कोलिनियर, इंस्टेड ऑफ 4C2 लाइंस फ्रॉम हियर यू विल गेट ओनली 1 लाइन। ठीक है, तो इसका वाला ये वाला अप्रोच तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट NC2 नहीं लिख सकते, अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट आई डू इज आई गो फॉर दिस अप्रोच, टोटल माइनस एक्स्ट्रा लाइंस या ओवर काउंटेड लाइंस जो होती हैं। कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो ज्यादा काउंट हो जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ओवर काउंटेड का एग्जांपल हो गया आपका B1 B2 को ज्वाइन करने वाली लाइन और B1 B4 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेम होगी, दीज लाइंस आर सेम। लाइन मतलब इनफाइनाइट लेंथ, कोई उसका बाउंड्री नहीं, देयर इज नो एज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।
तो टोटल में से ओवर काउंटेड लाइंस हम हटा दें. दिस इज फर्स्ट अप्रोच. नाउ टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर 10c2 माइनस ओवर काउंट कितनी हो रही हैं. तो ओवर काउंट का बच्चों लॉजिक बहुत ध्यान से समझो. यदि ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, इफ दीज 4 पॉइंट्स वर नॉट कोलिनियर, आई वुड हैव गॉट 4c2 स्ट्रेट लाइंस. यहां से मुझे 4c2 स्ट्रेट लाइंस मिलती, लेकिन कोलिनियर होने की वजह से ये 4c2 नहीं मिलेंगी. तो ये 4c2 आप तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन इनकी जगह एक लाइन तो मिलेगी. ये लाइन तो मिलेगी ना, B1 B2 ये सब एक ही लाइन तो दे रही है आपको. तो ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, यहाँ से एक लाइन मिली हमको. वैसे मिलती 4c2, लेकिन अब 4c2 नहीं मिलके इतनी मिल जाएंगी. नाउ दैट विल बी सेम एज 10c2 ओरली आना चाहिए 45. So there are 40 straight lines. Method 1. Method 2. Method 2 में क्या होता है कि हम ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ए वाला जो सेट है, इस वाले सेट से तो आपको 6c2 लाइंस मिली जाएंगी. 6c2 तो मिल जाएंगी, प्लस यहां से बी वाले सेट से आपको एक लाइन मिल जाएगी. 6c2 is from the set of A points and this is from the set of B points. ठीक है, तो ये तो मिल ही रही है. प्लस ये भी तो हो सकता है कि एक पॉइंट ए यहां से ले लें और एक पॉइंट यहां से ले लें, तो भी आपको लाइन मिल जाएगी. तो दिस इज ऑल्सो सेम एज 6c1 इंटू 4c1. 6c2 मतलब आपस में कितनी मिली, एंड दिस विल बी सेम एज 15 plus 1 plus 24, which is again 40. So this is again a valid approach of solving the question. अच्छा, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करोगे आप. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए क्या करें, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मैं यहां पे कर देता हूं. फर्स्ट मेथड, टोटल माइनस ओवर काउंटेड. ठीक है, तो टोटल तो मिलते मुझे 10c3, लेकिन अब वो नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, ये वाले जो 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, these 4 points if they were not collinear would have given me 4c3 triangles. आपस में इनसे 4c3 triangles मिलने चाहिए थे, जो अब नहीं मिलेंगे. So that will be same as 120 minus 4, which is 116. Second approach, I can choose triangle के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो I can choose 2 points या I can choose 3 points from set A plus I can choose 2 from set A, 1 from set B. ये सेट ए से 2 ले लिए और सेट बी से 1 ले लिया, आपको ट्रायंगल मिल जाएगा. जैसे हमने इसको लिया, इसको लिया और इसको ले लिया, तो you'll get a triangle from this. Plus I can have 1 point from set A and 2 points from set B. आपने यहां से इसको लिया और इसको ले लिया और यहां पे इसको ले लिया, अभी भी ट्रायंगल मिल जाएगा. And now this quantity will again simplify to 20 plus 6c2 is 15 into 4, 6c1 is 6, 4c2 is 6. तो both the answers are same. आने भी चाहिए थे, लॉजिकल अप्रोच है. अच्छा, now I'm leaving this next question for the homework. This time the question is, there are consider 6 vertices of a regular hexagon and its center. तो बच्चों एक हेक्सागन हम बना देते हैं. मैं थोड़ा सा हिंट देके छोड़ रहा हूं आपको, है ना. रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर मतलब देयर इज सम सिमेट्रिसिटी इन्वॉल्व्ड. ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं एंड आल्सो देयर इज अ सेंटर ऑफ द hexagon. So overall there are 7 points. This is, let's say 7 is A7. The question is, how many straight lines and triangles can be formed with these 7 points? I give you the hint.
In case of a regular hexagon, these 3 points are collinear. ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर ही होंगे. तो take it as a hint. Answers are given. Attempt this at home. एक्सक्यूज मी सर. हाँ. सर उसके जो लाइन आपने ऑरेंज कलर से ड्रॉ करी है, उसके अलावा और दूसरी लाइंस भी तो कोलिनियर है दूसरे हाँ, मतलब मैंने पॉइंट्स. हिंट दिया ना, इसलिए तो एक ही लाइन बनाई है, बाकी आप सोचोगे. मतलब ओके ऐसी सर. 3 लाइंस होंगी ऐसी, यस सर. है ना. तो मतलब वो आपको सोचना है. तो मैंने इसलिए क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट. आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इस सिचुएशन में. ओके सर. चलो बच्चों, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. You have to find the number of all possible 5-digit numbers. So let's say there is a number n which has 5 digits, a1, a2, a3, a4, a5, such that each of its successive digits, successive मतलब बाद में आने वाला, है ना, ये जो बाद में आएगा, बाद में आने वाला डिजिट जो है, that should exceed its predecessor. मतलब जो बाद में डिजिट आएगा, बाद वाला डिजिट पहले वाले डिजिट से ज्यादा होना चाहिए. So that means A2 should be greater than, या A5 should be greater than A4. ये कंडीशन हो गई, है ना. A1 सबसे छोटा डिजिट होना चाहिए. दिस शुड बी द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द फर्स्ट पार्ट. नाउ थिंक अबाउट दिस लॉजिकली. थिंक अबाउट दिस लॉजिकली कि क्या ये पांचों नंबर्स सेम हो सकते हैं, या इन 5 में से कोई 2 सेम हो सकते हैं डिजिट्स? नहीं हो सकते. ऑफ कोर्स नॉट. नो 2 digits out of these 5 digits, A1, A2, A3, A4, A5 can be equal. पॉसिबल नहीं है वो. तो पांचों अलग अलग होने जरूरी है. एंड द ओनली सेट ऑफ डिजिट्स दैट आई कैन यूज इन डेसिमल सिस्टम आर दीज डिजिट्स. 0 से 9 तक ही हम यूज कर सकते हैं, और इसमें भी ये पांचों अलग अलग होने चाहिए. ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि क्या A1 की वैल्यू, A1 सबसे छोटा होगा, है ना. A1 हैज टू बी द स्मॉलेस्ट नंबर. माय क्वेश्चन इज, कैन A1 बी 0 इन द फर्स्ट पार्ट? क्या आप एक डिजिट 0 यूज कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में? क्योंकि अगर आप 0 यूज करेंगे तो 0 सबसे छोटी नंबर होगा, पांचों अलग अलग है, तो 0 हैज टू बी द स्मॉलेस्ट नंबर. एंड इफ 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इट हैज टू बी एट दिस पोजीशन. बट नो नंबर कैन हैव द लीडिंग डिजिट 0. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका मतलब आप फर्स्ट पार्ट में 0 यूज ही नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इफ यू यूज 0, देन इट हैज टू बी अलॉटेड टू A1. And if A1 becomes 0, this number will be a 4-digit number. This will not be a 5-digit number. So therefore, the answer for this question is no. I cannot use 0. So that means अब मेरे पास जो सेट बचा चूज करने के लिए, वो कौन सा बच गया? The set that I can use here is only 1, 2, 3 up to 9. I cannot use 0. क्योंकि 0 फिर मुझे A1 को देना पड़ेगा, और A1 को 0 दिया तो फिर ये 4-digit नंबर रह जाएगा. तो ये 9 डिजिट्स हैं, इसमें से मुझे कोई भी 5 डिजिट चूज करने हैं. तो therefore answer becomes 9C5. Now let's take the second part of the question. सेकेंड पार्ट में उल्टा है. A1 is greater than A2, greater than A3, greater than A4, greater than A5. इसमें रिवर्स है ना. एवरी सक्सेसिव डिजिट इज स्मॉलर देन इट्स प्रेडिसेसर. तो हर डिजिट अपने से पहले वाले डिजिट से बड़ा है, नहीं मतलब छोटा है. हर बाद वाला डिजिट अपने, तो A5 विल बी स्मॉलर देन A4, A4 विल बी स्मॉलर, तो सबसे बड़ा A1 हो गया. नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पे हम 0 यूज कर सकते हैं? कैन A5 बी इक्वल टू 0? सबसे छोटा अगर 0 देंगे तो इसी को दे सकते हैं, A5 को. सबसे छोटा नंबर 0 हो सकता है. तो कैन A5 भी 0? तो आंसर इज यस, इट कैन बी 0. आप लास्ट प्लेस पे तो 0 रख ही सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर नंबर, दिस नंबर एंड्स ऑन 0. तो 0 पे एंड तो करवा ही सकते हो आप नंबर को, कोई दिक्कत नहीं है. शुरुआत में 0 नहीं रख सकते, आखिरी में तो रख ही सकते हैं. तो द वैल्यू ऑफ A5 कैन बी 0. एंड देयरफॉर दिस टाइम यू हैव टू चूज द सेट. अब की बार आपके पास इस सेट में से 5 डिजिट चूज करने, पांचों डिस्टिंक्ट होने चाहिए. So therefore this can be done in 10C 5 ways.
ठीक है, चलो एक और देखो। There are 6 parallel lines which are intersected by another set of 5 parallel lines. तो एक बार एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। There are 6 lines parallel, 1 2, अब देखो जितना पैरेलल बन सकता है समझ लेना आप, ये सब ग्रीन लाइंस पैरेलल है, 6 है ना? These are 6 parallel lines and they are intersected by a family of 5 parallel lines. तो 5 और बना देते, 1 2, orange lines are parallel, ठीक है। And the question is how many parallelograms are formed? This is again indirect selection. Number of parallelograms formed will be same as कि एक parallelogram के लिए क्या क्या चाहिए. Think about this carefully. What is required for one parallelogram? For one parallelogram, I required 2 orange lines and 2 green lines. That will give you one parallelogram. जैसे मैंने आपसे कहा था ना, try to answer this question that to complete the task once कितने selections करने चाहिए. तो आपको एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 ऑरेंज लाइन चाहिए और 2 ग्रीन लाइन चाहिए. In how many ways can I choose 2 orange lines? This can be done in 5C2 ways. In how many ways can I choose 2 green lines? This can be done in 6C2 ways. Now, in order to obtain a parallelogram, you have to choose the orange lines and green lines. दोनों choose करोगे तो parallelogram मिलेगा. And मतलब multiplication. Now that will be 10 into 15, which is 150. So you can form 150 parallelograms. In fact, इसका और ज्यादा जनरलाइजेशन देखें तो यदि ये m होती और ये n होती तो आपका आंसर हो जाता mc2 इंटू nc2 नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स. अगर ये चेस बोर्ड होता, यदि ये चेस बोर्ड होता तो चेस बोर्ड में आपके पास कितने पैरेललोग्राम्स बन जाते? 9c2 इंटू 9c2 है ना. बहुत ध्यान से देखना. चेस बोर्ड में देर आर 8 स्क्वायर्स बट देर आर 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 9 वर्टिकल लाइंस. और यहाँ पे जो पैरेललोग्राम्स बनते वो सारे पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल्स होते. क्यों होते? क्योंकि भाई चेस बोर्ड में तो ये परपेंडिकुलर होती है ना, दोनों लाइंस, ऑरेंज लाइंस एंड ग्रीन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन केस ऑफ अ चेस बोर्ड. तो ऑल दीस पैरेललोग्राम्स वुड बी रेक्टेंगल्स. तो ये चेस बोर्ड की सिचुएशन हो गई. अच्छा, चेस बोर्ड में स्क्वायर्स कितने होंगे? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन्वॉल्वड इन अ चेस बोर्ड? 64 नहीं भावना, दिस वुड बी इनकरेक्ट. एक्चुअली क्या था, ये हमारे कॉलेज में मतलब जब आईटी में हम लोग थे तो वहां पे रैगिंग में पूछते थे ये क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ, मतलब हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ऑन अ चेस बोर्ड. और जो भी आंसर में डिफरेंस होता था, जो भी डिफरेंस होता था आंसर्स में, उतने पुशअप्स लगाने पड़ते थे या उतने समोसे खाने पड़ते थे. और वो समोसे बहुत घटिया होते थे. तो अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कॉलेज में आईटी में 64 दे दिया होता उस समय पे, तो अब देखते हैं कि आपको कितने समोसे खाने पड़ते हैं वहां पे, है ना. लेट्स अंडरस्टैंड. अब मैं 8 by 8 का नहीं ले रहा, 8 by 8 का फिगर बनाने में बहुत टाइम लगेगा. तो आई एम टेकिंग अ सिंपल सिचुएशन वेयर आई एम टेकिंग अ स्क्वायर ऑफ साइज 5 by 5, है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट केयरफुली. तो मैं एक 5 by 5 का बोर्ड लेके आपको समझा रहा हूँ. चेस बोर्ड वाला भी उसी से आ जाएगा. तो यहाँ पे बच्चों एक सबसे बड़ा स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा स्क्वायर जो आपको दिखेगा, दैट वुड बी दिस लार्ज स्क्वायर जिसका डायगोनल ये है. मैं डायगोनल्स मार्क करता जा रहा हूँ ना. तो देखो, दिस इज द लार्ज स्क्वायर. ठीक है. तो कितने बन जाएंगे आपके पास यहाँ पे? हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ दिस साइज कैन बी फॉर्म्ड? 1 स्क्वायर प्लस. अब आप सेकंड स्क्वायर जो बना सकते हैं वो ये वाला बना सकते हैं, 4 by 4 का. दिस इज 1 स्क्वायर. Then there can be another square of size 4 by 4.
there can be third square of the size 4 by 4. Then there can be fourth square of size 4 by 4. तो 4 by 4 के कितने स्क्वायर्स बच सकते हैं? The answer will be 2 square. But this is of size 5 by 5. These are of size 4 by 4. Plus 3 by 3 के कितने बनेंगे? 3 स्क्वायर. 4 by 4 के 2 by 2 के 4 स्क्वायर. 1 by 1 के 5 स्क्वायर. ये 1 by 1 साइज के. तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए? दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर. R goes from 1 to 5. ठीक है. So in the same way, the number of squares on the chessboard will be sigma r square. R goes from 1 to 8. जो भी इसकी वैल्यू आ जाए. सिग्मा r square is n plus 1 2n plus 1 upon 6. So therefore this will be 8 into 9 into 17 upon 6, which is 17 into 12, 204. क्लियर? अच्छा, इसी में एक बार आईटी में और क्वेश्चन एक उन्होंने पूछा था कि मतलब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ना. तो लेट्स डिस्कस द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ जेई प्रॉब्लम. आईटी में बच्चों क्वेश्चन क्या था कि एग्जैक्ट डेटा तो नहीं याद है, थोड़ा सा देखते कितना क्लोज जा सकते हैं. हाँ, मतलब सेम था. आपके पास देयर वाज m vertical lines and suppose there are n horizontal lines और ये इंटरसेक्टिंग है. ठीक है. तो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, भाई रेक्टेंगल्स तो काउंट कर ही लोगे आप. दे आर mc2 इंटू nc2 तो रेक्टेंगल्स हो गए. तो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स whose height is even and width is odd. Width is odd, है ना. और लेट्स, उन्होंने शायद ये भी नंबर भी ऑड दिया था मुझे, या तो ऑड था या इवन था. चलो मैं इसको ये मान लेता हूँ कि 2m plus 1 और उसको मान लेते 2n plus 1. और क्वेश्चन था कि कितने रेक्टेंगल्स ऐसे मिलेंगे जिनकी हाइट इवन नंबर होगी और विड्थ एक ऑड नंबर होगी. तो इस क्वेश्चन को बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो वापस से मैं ये छोटा सा फिगर बना रहा हूँ. मैं 5 by 5 का बना रहा हूँ, लेकिन हम उसको 2m plus 1 और 2n plus 1 मान के चलेंगे ना. ये इधर ज्यादा कर लेते 1 2. ऐसा हमने बना लिया. ठीक है. 7 by 5. लेकिन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द की आइडिया कि आपको कौन से रेक्टेंगल चाहिए. यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हुज हाइट इज इवन नंबर, whose height is even number and width is odd number. तो बच्चों ऐसा एक रेक्टेंगल जिसकी हाइट इवन नंबर और विड्थ ऑड नंबर हो. देखो दिस इज वन रेक्टेंगल. Its height is 2 units and its width is 3 units. So this is a typical example of a rectangle जो हमको काउंट करना है. अब सवाल उठता है कि ऐसे कितने बनेंगे टोटल. ये तो हमने एक बना लिया. ऐसे मैनुअली काउंट करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो हाउ डू वी काउंट द नंबर ऑफ such rectangles whose height is even number and width is an odd number? So think about this very carefully. To obtain a rectangle, we require two parameters. We require height and we require width. ठीक है. Now, what can be the possible values of height? Height आपको even चाहिए, तो height can be 2, 4, 6
and maximum it can go up to 2n, है ना, यही हाइट्स हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 2n तक जा सकती है। दे आर टोटल 2n + 1 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो आप मैक्सिमम हाइट ये बना सकते हो। अब हाइट 2 चूज करने के कितने तरीके होंगे, आप कितने तरह से हाइट 2 ले सकते हो? तो देखो, आई कैन चूज हाइट 2, ये एक तरीका है ऑरेंज डॉट्स के थ्रू, दिस इज वन वे ऑफ टेकिंग द हाइट 2। सेकेंड वे ऑफ चूजिंग द हाइट 2 कैन बी this one. Third way of choosing the height 2 can be this one. तो एक्चुअली हुआ क्या, आप देखो हाइट 2 के लिए आप यहां पे सबसे छोटा आप ले सकते हो इसको, वर्टेक्स ये वाला फिक्स कर दिया, आप इसको ले सकते हो, फिर आप इसको ले सकते हो हाइट 2 के लिए, ये टॉप वाला कॉर्नर में बता रहा हूँ, दिस इज द टॉप एज। बॉटम एज ऑब्वियसली इससे 2 यूनिट नीचे होगी, फिर आप इसको ले सकते हो 2, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, टोटल कितने ले सकते हैं, यहां से यहां तक 2n + 1 लाइन्स हैं। आप इन दोनों को छोड़ के ऊपर कोई भी वर्टेक्स उठा लो, आपको हाइट 2 मिल जाएगी। तो हाइट 2 कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, दिस कैन बी डन इन 2n - 1 वेज, लिविंग दीज टू कॉर्नर्स। आप टॉप कॉर्नर को इनमें से कहीं भी ऊपर रख लीजिए। अच्छा, हाइट 4 के लिए क्या क्या ऑप्शन है? तो हाइट 4 के लिए वापस से आप यहां से शुरू कर पाओगे। हाइट 4 के लिए यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे पहली पोजीशन, फिर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, ऐसे चलते हुए ऊपर जाना है। मतलब कुल मिला के 2n + 1 में से आप इन 3 को छोड़ दीजिए, तो यू आर लेफ्ट विद 2n - 3 वेज। फिर हाइट 6 के लिए 2n - 5 वेज। हाइट 2n के लिए देयर इज ओनली वन वे। थिंक अबाउट दिस केयरफुली, क्योंकि 2n + 1 लाइन से, तो हाइट 2n के लिए आपको ये टोटल हाइट ही 2n होगी। So therefore, the number of ways of choosing the height will be 1 square plus 3 square. Oh, sorry, तो odd numbers ही है ना। So now this is an AP है ना, आप हाइट के लिए लिखो तो 1 + 3 + 5, 2n - 1 टर्म्स तक की AP है, और इस AP का सम कितना हो जाएगा? There are total n terms, so the value of this sum will be equal to 1 + 3 up to 2n - 1, which is same as n square. तो हाइट चूज करने के लिए there are total n square options. विड्थ के लिए सोच के देखते हैं, विड्थ क्या क्या हो सकती है। Now the width can be 1, 3, 5 up to 2m - 1, ये विड्थ तक जा सकते हैं। विड्थ 1 के लिए क्या क्या ऑप्शन है? तो विड्थ 1 के लिए बच्चों देखो, आप इस कॉर्नर को तो छोड़ दो, आप राइट कॉर्नर इसको ले लीजिए, विड्थ 1 आ जाएगी। यू कैन टेक दिस एज द राइट कॉर्नर, दिस एज द लेफ्ट कॉर्नर, विड्थ 1, विड्थ 1। तो टोटल कितने तरीके हो गए, यहां से लेके यहां तक जा सकते हो आप, ये पूरी चीज कवर कर सकते हैं। तो टोटल लाइंस वर 2m + 1, उसमें से एक छोड़ दी हमने, ये हो गया 2m। 3 के लिए कितना होगा, आई लीव दैट एज एन असाइनमेंट, 2m - 2। 5 के लिए 2m - 4। 2m - 1 के लिए देर आर 2 चॉइसेस। तो अब की बार आपके पास विड्थ चूज करने के ऑप्शंस हो गए 2 + 4 up to 2m, which is same as m into m + 1. Now, in order to obtain a rectangle, you have to choose height and width. So your final answer becomes width into height, and that is the final answer. तो ये इस तरह का वेरिएशन भी आईटी में पूछा जा चुका है पहले। नंबर ऑफ स्क्वायर्स का तो चलो याद रहेगा आपको, सिग्मा आर स्क्वायर हो गया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी याद रहेंगे, MC2 NC2 हो गए। लेकिन अगर वो रेक्टेंगल्स पे कंस्ट्रेंट लगा दे तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। आप ये देखिएगा कि हाइट को कितने तरह से चूज कर सकते हैं और विड्थ कितने तरह से चूज कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। चलो एक और देखो। अ ग्रैंडफादर विद 7 ग्रैंडचिल्ड्रन टेक्स देम टू जू विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। तो इसका बच्चों मतलब हो कि देयर इज अ ग्रैंडफादर, लेट्स से G1, और फिर इनके कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनको हम बोल देते हैं C1 C2 अप टू C7। अब ये दादाजी क्या करते हैं कि ही टेक्स
3 children at a time to zoo. तो जैसे वो एक बार भाई अपने साथ C1 C2 C3 को ले गए, कभी C1 C2 C5 को ले गए, और वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई भी 3 लोग दोबारा से ना जाएं। तो अगर C1 C2 C3 ट्रिपलेट वापस से आ गया तो वो अलाउड नहीं है। आप इनमें से किसी बच्चे को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा ट्रिपलेट रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से वो उनको जू घुमाने लेके जाते हैं कि कोई भी ट्रिपलेट रिपीट ना हो, without taking the same 3 children together. Now the question is how frequently each child goes. जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर बालक की बात करेंगे, जैसे इस बालक है C1, तो C1 कितनी बार जू गया, और दूसरा है कि ये जो दादाजी हैं ये कितनी बार जू गए। ठीक है, तो चलो देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले देखते हैं कि ये बालक C1 कितनी बार जू जाता है ना। तो इसको C1 को जू जाने के लिए ये जो ट्रिपलेट है दादाजी का, इसमें C1 को होना चाहिए। ये जो दादाजी ट्रिपलेट बना के ले जा रहे हैं बच्चों को, उस ट्रिपलेट में C1 को होना चाहिए, तभी C1 जा पाएगा जू, है ना। इस तरह के ट्रिपलेट में C1 होना चाहिए। अब यदि ट्रिपलेट में C1 है, तो बची हुई जो 2 प्लेसेस हैं उनमें C2 से लेके C7 तक के लोग होने चाहिए। तो आउट ऑफ दिस 6 पर्सन, कोई 2 लोग आपको यहां पे रखने। दिस कैन बी डन इन 6 C2 वेज, विच इज 15। तो C1 जो चाइल्ड है वो कितनी बार जाएगा, 15 बार। C2 कितनी बार जाएगा, 15 बार। C3 कितनी बार जाएगा, 15 बार। सब लोग 15-15 बार जाएंगे। अब ग्रैंडफादर पे चलो। ग्रैंडफादर के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ग्रैंडफादर के लिए तो बस एक ट्रिपलेट अगर बन गया, फॉर एवरी ट्रिपलेट ग्रैंडफादर विल विजिट द जू वंस। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स कैन बी फॉर्म्ड विद दीस 7 चिल्ड्रन, दिस इज सेम एज 7C3। जो भी इसकी वैल्यू आ जाती है ना, दैट इज द आंसर। चलो एक और देखो। हाउ मेनी वर्ड्स विद 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो आपके पास बच्चों एक कॉन्सोनेंट्स की लिस्ट है, C1 C2 अप टू C10, ठीक है, और 4 वॉवल्स की लिस्ट भी है, V1 V2 V3 V4। तो each word should contain 3 consonants and 2 vowels, and also the word should begin with a vowel. तो कंडीशन क्या है कि इन 10 कॉन्सोनेंट्स और 4 वॉवल्स में से आपको 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जिसमें 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स हो, एंड ऑल्सो द वर्ड शुड बिगिन विद अ वॉवल। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि वर्ड बनाना है 5 लेटर। उससे पहले हम 5 लेटर्स चूज करके रख लेते हैं। तो दिस इज हाउ यू सिलेक्ट, मतलब सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट करना चाहिए हमेशा। तो 3 कॉन्सोनेंट चूज करने कितने तरह कर सकते हैं, 10C3। फिर आपको 2 वॉवल्स चूज करने हैं, 4C2, 4 वॉवल्स है। अब सपोज इस सिलेक्शन के बाद आपके पास क्या क्या आ चुका होगा, आपके पास कोई 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए होंगे और 2 वॉवल्स आ गए होंगे। अब इन 5 चीजों को यहां पे अरेंज करना है, और कंडीशन ये कि भाई शुरुआत में वॉवेल आना चाहिए। जहां पे कंडीशन है पहले उस प्लेस को भरो। कंडीशन है यहां वॉवेल आना चाहिए। तो इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, देयर आर 2 चॉइसेस। इसमें से आपने एक वॉवेल रख दिया होगा, सपोज हमने V2 को रख दिया। अब बची हुई जो प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस, वहां पे आपके पास ये 4 लेटर्स बच गए, एंड these 4 letters can be shuffled in these 4 places in 4 factorial ways. So your overall answer becomes 10C3 into 4C2, सिलेक्शन करके रख लिया लेटर्स को, फिर इनको कंडीशन के हिसाब से शफल कर दिया, 2 into 4 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर, वट एवर द वैल्यूज जो भी सिंप्लीफाई होके आ जाए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो आपको चीज ध्यान रखनी, जो आउटलाइन करने वाली बात है वो ये है कि यू शुड सिलेक्ट as per the requirement. Step 2, pause to look at the selection.
पॉज मतलब पहला पार्ट बच्चों जो था आपका वो ये था कि आपने जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सिलेक्शन करा, ये आपका पहला स्टेप है फर्स्ट, इसके हिसाब से। सेकंड, आपने रुक के देखा क्या क्या आ गया, दिस इज योर सेकंड स्टेप। ये जो आपने यहां पे लिखा हुआ है ना, ये सेकंड स्टेप है। पॉज होके हमने देखा भी क्या क्या आ गया। एंड देन द थर्ड स्टेप इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है चीजों को अरेंज करने का। जैसे घर पे भी हम करते हैं कि हम कोई भी चीज अगर हमको घर में अरेंज करनी है तो वी फर्स्ट विजिट द शॉप और हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें घर पे इस जगह पे रखने के लिए क्या चाहिए। फिर हम सिलेक्शन के बाद चेक करते हैं कि भाई वाकई में हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं, और फिर घर आके हम उनको अरेंज करते हैं। सो दिस इज हाउ आइडियली अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट शुड लुक लाइक। Select as per the requirement, pause to look at the objects, and then shuffle them as per the requirement. ये जो आपका स्टेप है ये थर्ड स्टेप है। तो चलो एक और देखो। There are 8 straight lines and 6 circles in a plane. How you have to find the maximum number of points of intersection. ठीक है बच्चों, तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट्स किसमें हो सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैन बी बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैन बी बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्कल। सर्कल को मैं ऐसा बना देता हूँ, है ना। And intersection can also occur between circle and circle, है ना। ये रिक्वायरमेंट्स, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास। अब स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन में कितने इंटरसेक्शन हो सकते हो। देयर आर 8 स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइन से कितने इंटरसेक्शन बना सकते हो, सोच के देखो। एक इंटरसेक्शन के लिए क्या चाहिए, फॉर वन इंटरसेक्शन यू रिक्वायर 2 लाइंस। इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज 2 लाइंस, 8c2। सो दैट विल बी सेम एज, जो भी आता हो शायद 28 आ जाएगा। अच्छा, फिर स्ट्रेट लाइन और सर्कल के आपस में इंटरसेक्शन हो सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल से कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं, मैक्सिमम। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यू कैन हैव 1 एंड 2। देयर आर 2 इंटरसेक्शंस पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा उसने, तो मैक्सिमम देयर कैन बी 2 इंटरसेक्शंस। तो whenever I choose a circle and a straight line, I'll get 2 intersection points। तो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे, 8c1 into 6c1 into 2। एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल, एंड एवरी सिलेक्शन विल गिव यू 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एंड दैट विल बी सेम एज 96। अच्छा, सर्कल सर्कल पे, तो ये एक सर्कल, दूसरा सर्कल। जब भी आप दो सर्कल चूज करेंगे तो आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकते हैं मैक्सिमम, 1 2, है ना। ये दोनों मिल जाएंगे। सो द आंसर फॉर दिस पार्ट बिकम्स 8c, सॉरी, सर्कल 6 है टोटल। 6c2, choose 2 circles out of 6, and every selection will give you 2 intersection points. So that is same as 15 into 2, 30. So therefore the total value will be in तीनों का addition, so 58 plus 96। So the number of points of intersection will be 154। चलो बस एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, आज इतना ही देख पाएंगे, फिर बाकी कल। यहाँ तक का थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी हैं चीजें, उसके बाद तो अब आसान हो जाएगा। तो बच्चों चलो आगे देखो। देयर इज अ क्रिकेट टीम कंप्राइजिंग ऑफ ABC अप टू JK। तो क्रिकेट टीम की बात हो रही है, वैसे तो 11 होंगे, फिर भी काउंट करके देख लेना आप। दीज आर 11 प्लेयर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये 11 प्लेयर्स हो गए। आपको इनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रैंडम बैटिंग ऑर्डर बना देते हैं, तो वो कुछ ऐसा बन जाता है कि A आएगा, फिर B आएगा, फिर C D। तो दिस इज अ टिपिकल बैटिंग ऑर्डर, जिसमें हम बिना दिमाग लगाए ऐसा भर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ उन्होंने। कंस्ट्रेंट इज A wants to bat before J। ए जो है वो बच्चों जे से पहले आना चाहिए। इमीडिएट पहले नहीं, कहीं भी हो सकता है। पहले मतलब पहले, ये नहीं कि ठीक पहले, कहीं भी आ सकता है। एंड जे वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जी। अच्छा, जे चाहता है कि वो जी से पहले कभी आए,
ठीक है, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो है ए पे, जे पे और जी पे, इन तीन पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज, मैं एक काम करता हूं, मैं जो 11 पोजीशंस हैं जिन पे कंडीशन है पहले उनको फिल करते हैं। Out of these 11 players, we choose 3 positions for A, J, and G. This can be done in 11C3 ways. और सपोज हमने डिसाइड करा कि हम ए, जे और जी को इन तीन पोजीशंस पे बैटिंग करवाएंगे। 11C3 में से तीन पोजीशन चूज कर ली। नाउ दीज 3 पोजीशंस कैन बी फिल्ड विद ए, जे एंड जी इन वन वे, क्योंकि भाई सबसे पहले तो ए को ही जाना है बैटिंग करने। तो ये जो तीन पोजीशंस आई, इनको फिल करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, यहाँ पे आप ए रख सकते हो, यहाँ पे जे रख सकते हो, यहाँ पे जी रख सकते हो, यही एक पॉसिबिलिटी है। तो इंटू वन। और अब जो बचे हुए 8 प्लेयर्स उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिमेनिंग 8 प्लेयर्स कैन बी arranged in 8 places in 8 factorial ways. So therefore your answer becomes 11 factorial into 3 factorial, 8 factorial into 8 factorial, which is same as 11 factorial upon 3 factorial. Acha, this can also be solved by using a concept called ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, इनफैक्ट देयर इज अ थोड़ा सा एडवांस टेक्निक होती है काउंटिंग की, विच इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो आप। जैसे सपोज यदि 4 लोग हैं ए बी सी डी, इनको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 24 वेज। अब सपोज अगर हम ये कंडीशन लगाएं कि ए कम्स बिफोर बी, हमने कंडीशन लगाई कि इनमें से वो वाले अरेंजमेंट्स बताइए जिसमें ए जो है वो बी से पहले आता है। सो नाउ वी आर इन्वॉल्विंग बोथ ए एंड बी। ए एंड बी की आपस में शफलिंग कितने तरह से हो सकती है? ए बी, बी ए, यानी 2 फैक्टोरियल तरह से आप ए और बी को आपस में शफल कर सकते हैं। मुझे कौन से वाले केस चाहिए? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ए कम्स बिफोर बी। तो बच्चों ये लॉ ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस कहता है कि ये जो टोटल 24 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ए और बी की जो आपस की शफलिंग है, इनमें बराबर बराबर बटेंगे। मतलब 12 में ये होगा, 12 में ये होगा। 24 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन दीज टू ग्रुप्स। जैसे सपोज यदि हम इस पे कंस्ट्रेंट लगाएं कि ए कम्स बिफोर बी, बी कम्स बिफोर डी, तो आप किन किन को इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप इन्वॉल्व कर रहे हो अब की बार ए, बी और डी को। ए और बी डी, ए बी डी के कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, आपस में शफलिंग हो सकती है? 3 फैक्टोरियल। है ना? ए बी डी की आपस में शफलिंग हो सकती है 3 फैक्टोरियल। तो व्हाट दिस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सेज इज कि ये जो 24 वेज हैं टोटल, ये इन सब में बराबर बराबर बटेंगे। मतलब इसके हिस्से में कितना आएगा? 24 अपॉन 3 फैक्टोरियल। यानी 4 ऐसे केसेस होंगे जिसमें ए के बाद बी के बाद डी होगा। कंसेक्यूटिव जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं। इसमें कितने होंगे? 24/3 फैक्टोरियल। उसमें ये कंडीशन हो रही होगी। इसके लिए भी 24/3 फैक्टोरियल। सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो नाउ इफ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस ओरली। ये क्रिकेट टीम है जिसमें 11 प्लेयर्स हैं, और ए के बाद जे चाहिए, जे के बाद जी चाहिए। तो ए, जे और जी कितने तरह शफल हो सकते थे? 3 फैक्टोरियल। यू कैन शफल देम इन 3 फैक्टोरियल वेज। टोटल जो तरीके हैं 11 फैक्टोरियल, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड
in these 6 permutations equally. ये जो 11 फैक्टोरियल वेज है, ये सब में बराबर बराबर बटेंगे। आपको कौन सा वाला केस चाहिए? आपको ये वाला केस चाहिए। इसके हिस्से में कितने आ रहे होंगे? 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इससे फिर और एग्जांपल करवाएंगे कभी, वो एडवांस में ज्यादा काम आता है, केवीपीवाई में भी यूज होते हैं, इसके क्वेश्चंस काफी आ चुके हैं। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। इसमें दो पार्ट, दो क्वेश्चन है बेसिकली, मैं एक कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि you have to form 5-letter words using the letters of the word knife, and you have to count the position of the word knife in alphabetical listing. इन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। तो ये जो बच्चों नाइफ वर्ड है, इसको पहले आप अल्फाबेटिकल लेटर्स, इनके जो लेटर्स है, इन लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिए। ई आई, सॉरी, ई एफ आई। ठीक है, ये हमने अल्फाबेटिकली लेटर्स को अरेंज कर लिया। अब आपको इनसे 5-letter वर्ड्स बनाने हैं, तो मुझे पता है टोटल वर्ड्स जो हम बना सकते हैं, दे आर 5 फैक्टोरियल, विच इज 120। तो 120 वर्ड्स हम टोटल बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि आपको इन 120 वर्ड्स को डिक्शनरी की तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करना है। डिक्शनरी की तरह यू टू लिस्ट दीज 120 वर्ड्स एज इन डिक्शनरी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड देन यू टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द वर्ड नाइफ। ये कौन सी रैंकिंग पर आएगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो ध्यान से देखना कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में सबसे पहले जो वर्ड बनेंगे वो ई से शुरू होंगे। ई से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। और इन 24 वर्ड्स में ऑफ कोर्स नाइफ तो नहीं मिलेगा, ये वर्ड तो नहीं आने वाला। नाइफ तो के से शुरू होगा, ई वालों में तो नहीं है। तो ये जो 24 वर्ड्स होंगे शुरुआत के, इसमें तो नाइफ नहीं मिलना मुझे। नेक्स्ट ऑप्शन इज ई के बाद एफ से शुरू होने वाले वर्ड्स। एफ से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 24। नाइफ इसमें भी नहीं होगा। फिर आई से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? अगेन यू हैव 4 फैक्टोरियल। नाइफ इसमें भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम टोटल 72 वर्ड्स देख चुके हैं। आउट ऑफ 120, 72 वर्ड्स जो शुरुआत के हैं उसमें नाइफ नहीं आ रहा है। फिर अगला लेटर आपका आएगा अल्फाबेटिकली के, और इस कैटेगरी में आपको ये वर्ड मिलेगा। यू विल फाइंड दिस वर्ड नाइफ इन दिस कैटेगरी। नाउ जैसे आपको कैटेगरी पता चल गई, फिल द नेक्स्ट पोजीशन अल्फाबेटिकली। इस कैटेगरी में है तो अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर आएगा सबसे पहले? ई के बाद आएगा, मतलब के बाद आएगा ई। के ई से कितने वर्ड शुरू होंगे? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। और नाइफ इस कैटेगरी में नहीं है, तो फिर अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। के बाद अल्फाबेटिकली अगला आना चाहिए था, ई तो हमने देख लिया था। के बाद अब अगला अल्फाबेटिकली आना चाहिए था एफ। के बाद एफ। इस कैटेगरी में कितने वर्ड्स होंगे? 3 फैक्टोरियल, यानी 6। नाइफ इसमें भी नहीं होगा। फिर अगली कैटेगरी बनाते हैं, के। ई एफ के बाद अगला आना चाहिए आई, के बाद आई।
नाइफ इसमें भी नहीं होगा। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? 6। फिर नेक्स्ट कैटेगरी, जब तक आपको ये पूरा वर्ड ना मिलने लग जाए आप नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते रहिए। फिर आएगा के बाद ई हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, के तो आ नहीं सकता, रिपीट नहीं कर सकते। अब आएगा एन। के एन से कितने वर्ड शुरू होंगे? इनफैक्ट आप देखोगे नाइफ यहीं से शुरू होगा। तो के एन जो इस कैटेगरी में आपको वर्ड मिलेगा, इस कैटेगरी में मिलने का मतलब है कि अब वापस से अल्फाबेटिकली अगली पोर्शन देखो। तो के एन के बाद बच्चों आएगा ई। इससे कितने वर्ड्स बनेंगे? 2 फैक्टोरियल। नाइफ इसमें नहीं होगा। फिर अगली कैटेगरी, इसमें शुरुआत में तो के एन है ही। के एन के बाद ई की जगह अगला आएगा आई, और है ना, ई के बाद अगला आएगा, सॉरी, एफ। एफ से शुरू होने वाले जो के एन एफ से भी नाइफ नहीं आएगा। दिस विल बी अगेन 2 फैक्टोरियल यानी 2। फिर आएगा आपके पास अगली कैटेगरी में के एन आई। इस कैटेगरी में नाइफ मिलेगा। अब अल्फाबेटिकली अगली पोजीशन कौन सी आएगी? ई। इससे कितने वर्ड्स बनेंगे? एक। नाइफ इसमें नहीं होगा। अब चलते हैं लास्ट पे, के एन आई तो फिक्स हो ही चुके हैं। अल्फाबेटिकली अगला आना चाहिए था एफ। नाइफ इस कैटेगरी में मिलेगा। फिर अगला आएगा ई। यही वर्ड आपको चाहिए। तो आप देखो टोटल कितनी हो गई? 72 प्लस 6 78, 84, 90, 92, 94, 95, and this is 96th वर्ड, है ना। तो इसमें एक्चुअली फंडा क्या होता है कि आप सबसे पहले तो लेटर्स को अल्फाबेटिकली लिख लीजिए, और उसके बाद जो कैटेगरीज में वर्ड नहीं आएगा उन कैटेगरीज से आगे चलते जाओ। ई से नहीं आएगा, आई से नहीं आएगा, एफ से नहीं आएगा, फिर आपको एक मिलेगा कि यार के से शुरू होगा। अब के फिक्स कर लो, इस जगह पे के फिक्स कर लो। फिर अल्फाबेटिकली अगली पोजीशन चेंज करते जाओ। फिर आपको मिलेगा कि यार के बाद अब ये एक पोजीशन और फिक्स हो गई, एन फिक्स हो गया। फिर अल्फाबेटिकली चलते जाओ टिल यू फिक्स द नेक्स्ट पोजीशन, देन यू फिक्स द नेक्स्ट पोजीशन, एंड देन यू फिल द नेक्स्ट पोजीशन। तो इस तरह चलते जाना है हमको। ठीक है, ये सेकंड पार्ट बच्चों मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आपको कुबेर की रैंकिंग बतानी है अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में। ठीक है, आंसर इज 67, सो आई लीव दैट फॉर द होमवर्क। आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग एग्जाम्पल्स वापस से एक बार देख लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे थे, जैसे ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, 2m+1 2n+1 वाला क्वेश्चन अच्छा था। एक ये आपका ये अच्छा कंसेप्ट है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। ये क्वेश्चन ठीक है, अल्फाबेटिकल लिस्टिंग, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में पहले भी, 20 में 21 में क्वेश्चन आ चुके हैं अल्फाबेटिकल लिस्टिंग पे। बाकी तो क्वेश्चन सिंपल थे, रूटीन थे। ठीक है, तो चलो गाइस, फिर विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट सेशन। मैंने शीट अपलोड तो कर दी है पीएनसी की, लेकिन अभी आपको करनी नहीं है, उसको बाद में करना। ठीक है, कल से शुरू करेंगे उसको, अभी आज नहीं करनी है। ठीक, चलो फिर गाइस, टेक केयर, बाय, मीट टुमारो। एंड मेक श्योर कि आप वो वेक्टर 3D वाला अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लीजिए।